नमस्ते छात्रों। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे पाठ 8 सुनो किशोरिया, लेखिका आशा रानी होरा। आज हम पाठ 10 ओजन विघटन का संकट, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का पाठ हम आज देख लेंगे। सबसे पहले हम लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का परिचय हम देख लेंगे। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जैनपुर में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1992 में रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। अपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया। इसके लिए आपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया है। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर है। आप मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक, ये डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का अल्प परिचय हो गया। उसके बाद उनकी प्रमुख कृतियां जो है वो इस तरह है: लोक विज्ञान, समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि। विधा परिचय। प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख है। वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया। इसमें विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी सम्मानित हो गया। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि के लिए सहायक हो रहे हैं। इस पाठ का अल्प परिचय हम देख लेंगे। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधा के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे ह्रास के और संकेत किया गया। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचाना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। हमें ये भली भांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवन दाता है, परंतु उसकी प्यारा बैगनी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होते। अतः आज ये आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से उबारें। यानी इस पाठ में लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी ने बताया, यानी जो वर्तमान युग है वह सुविधा के लिए अनुसंधान और उत्पादित किए जाने वाला युग है। यानी वर्तमान युग नए नए कुछ करने का युग है और नया नया कुछ करने के लिए वह पर्यावरण और प्रकृति का ह्रास कर रहे। यानी आप देखते हैं कि सुधार के नाम पर लोग आजकल जो है ये प्रकृति को ही नष्ट कर रहे हैं। हमारे सृष्टि में जो जीव जंतु है उसको ही नष्ट कर रहे हैं सुधार के नाम पर। तो उसमें से आज हम ये ओजोन देख रहे हैं। ओजोन एक प्रकार का वो वायु, यानी वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा क्षति पहुंचाना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। यानी ये ओजोन है, एक प्रकार का वायु है। उस वायु को छेद करना
उसको नष्ट करना, उसको हानि पहुंचाना, ये आजकल के जो मनुष्य हैं उसके स्वार्थी प्रवृत्ति का प्रतीक है। यानी हम जानबूझ के या सुधार के नाम पर ओजोन को क्षति पहुंचा रहे हैं। हमें ये भली भांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवन दाता है, परंतु उसकी पैरागैनिक किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक है। यानी हम सूर्य को कहते हैं कि सूर्य जो है हमारा जीवन दाता है, लेकिन ये जो उनकी पैराबैंगनी किरणें जो है, ये जो किरणें वह संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक है। यानी वह हमारा सृष्टि का निर्माता है, लेकिन उसकी किरणें मनुष्य के लिए बहुत घातक है। और ये जो ओजोन है, उस ओजोन को उन किरणों से हमारे तक, सृष्टि तक आने से उसे रोक देता है। इसलिए मनुष्य ये भूल जाता है कि हमारा स्वार्थ जो है, उस स्वार्थ के वजह से उस ओजोन को हानि पहुंचा रहे हैं, उसमें छेद लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन ये सही नहीं, सिर्फ ये सुधार के नाम पर हम इस तरह उसको क्षति पहुंचा रहे हैं। अतः आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से उबारें। यानी लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा जी कहते हैं कि आज इसकी आवश्यकता है कि ओजोन को क्षति नहीं पहुंचाए या ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें। यह हमारा काम है। और उसको रोककर, उसको क्षति न पहुंचाकर या उसको छेद न करके, उसको हानि न पहुंचाकर हम अगर उसको रोकने की कोशिश कर दिए और मानव जाति को इस संकट से उबारे, यानी उसको हमने रोक दिया, तो ही हम मानव जाति को इस संकट से उबार सकते। नहीं तो ये ओजोन का विघटन हो गया तो आज न कल सृष्टि का सर्वनाश होना, ये होना ही है, सृष्टि का सर्वनाश होना ही है। इसलिए ओजोन के विघटन को डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा जी ने हमें इस ओजोन के विघटन को रोकने का संकल्प करने के लिए हमें कहा है, क्योंकि अगर हमने ये संकल्प कर दिया तो ही मानव जाति को इस संकट से हम उबार सकते। तो यहाँ हमने ओजोन विघटन का संकट, इसका संक्षिप्त में हमने परिचय देख लिया। तो अभी हम विस्तार में ही यह पाठ हम देख लेंगे, ये पाठ हम पढ़ लेंगे। वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह से प्रदूषित है। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही, अछूती यानी अप्रभावित नहीं रही। इस प्रदूषण की चपेट में शायद ही कोई चीज बचे। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 50 सालों में दुनिया में पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचाव। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीति, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं, वरन पानी के लिए होगा। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही हैं और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से जबरदस्त दबाव पड़ रहा है तथा समुची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। यानी डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी कहते हैं कि आज वर्तमान युग में विज्ञान
और प्रायोगिक का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल करने के होड़ मची हुई है। भौतिक विकास यानी विज्ञान का युग होने की वजह से भौतिक विकास जो है उसकी होड़ लगी हुई है। यानी हासिल करना है ना, प्राप्त करने की होड़ लगी हुई है। इसमें अनेक विसंगतियां, अनेक असमझ की को जन्म दिया और उसमें अहम जो है, अहम समस्याएं, महत्वपूर्ण समस्या है कि हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह से प्रदूषित हो गए। हम देखते कि आजकल हमें हवा भी अच्छी नहीं मिल रही, पानी अच्छे नहीं मिल रहा है, हम गलत यानी बुरा पानी भी हम पी रहे हैं, हवा भी अच्छी नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही, यानी मिट्टी भी प्रदूषण से भरी हुई है। अछूती रहना यानी अप्रभावित हो गई, अप्रभावित नहीं रह गई। मिट्टी, हवा, पानी, मिट्टी सब कुछ अप्रदूषित हो गए। सिर्फ सुधार के नाम पे हम सब ये जो प्रकृति है उनको हम नष्ट करते जा रहे। इस प्रदूषण के चपेट में शायद ही कोई चीज बची हो। इस प्रदूषण के चपेट में कोई चीज नहीं बची, शायद एक दूसरी बची होगी, लेकिन सब इस प्रदूषण के चपेट में आ गए। जो हम सुधार के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर, भौतिक सुख सुविधा के पीछे हम पड़े हुए, इसलिए सब प्रदूषित हो गया है। एका दूसरा अपवाद छोड़ के सब प्रदूषित हो चुका है। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। हवा, पानी, मिट्टी तो प्रदूषित हो चुके हैं, लेकिन सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। यानी हवा सांस हम लेते वो भी मुश्किल में हमें अच्छी सांस मिल जाती। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को नसीब होता है। यानी जीने के लिए पानी, जो शुद्ध पानी मांगता है वो पानी भी नहीं मिल रहा है। कुछ कम लोगों को ही वो अच्छा पानी मिल रहा है, नहीं तो जो प्रदूषित पानी है वही लोग पीकर अपना जीवन जी रहे। पर्यावरण विदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ेगा। यानी जो पर्यावरणविदों, यानी पर्यावरण के बारे में जानकारी लेने वाले पर्यावरणविद जो है, जानकारी लेने वाले उसमें जो ज्ञानी लोग हैं, उसका कहना है कि अगले 50 साल में पेयजल के लिए, यानी पीने के पानी के लिए घनघोर संकट का सामना हमें करना पड़ेगा। बहुत बड़े संकट का सामना हमें करना पड़ेगा। यानी ऐसा ही चलता रहेगा तो पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा और उसके लिए हमको बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा। आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो। यह सब जगह प्रदूषण है, पानी भी प्रदूषित है। ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो ठीक है, अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं बचा। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीति, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं है, वरना पानी के लिए होगा। यानी कई ऐसे लोग हैं जो लोगों का कहना है कि अगला जो विश्व युद्ध है वह राजनीतिक या युद्ध से संबंधित युद्ध नहीं होगा या आर्थिक हितों के लिए युद्ध नहीं होगा, ये पानी के लिए युद्ध होगा। अगला विश्व युद्ध है वो पानी के लिए हो जाएगा। क्योंकि अब देखते हैं कि पानी के लिए लोग, शुद्ध पानी नहीं मिलता, इसलिए लोग पानी के लिए तरसते रहते हैं, वही पानी पीते हैं। और कुछ सालों में ये पानी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आर्थिक हितों के लिए या राजनीति के लिए विश्व युद्ध नहीं होगा, सिर्फ पानी के लिए विश्व युद्ध होगा, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। यानी तस्वीर, ये कुछ लोग कहते कि पानी के लिए विश्व युद्ध होगा और ये तस्वीर निसंदेह अच्छी नहीं, निसंदेह ने या ये लोग बोल रहे, वो बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहे, वो सचमुच ये हालत कुछ सालों बाद होने वाले हैं। क्योंकि ये परिस्थितियां जिस तरह बदल रही है और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, दोहन यानी अनियंत्रित उपयोग लोग कर रहे हैं, इसलिए ये दबाव पड़ रहा है प्रकृति के ऊपर, ये संसाधनों का। इसलिए ये जो हालत है वह निश्चित आने वाली है। ये लोग कह रहे कि कुछ बड़ा चढ़ा कर नहीं कह रहे कि सचमुच ऐसे हालत आ जाएगी।
तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उससे चलते कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी संभव हो सकता है। जो लोग कह रहे हैं कि दूसरा विश्व, अभी का जो विश्व युद्ध है वो राजनीति या आर्थिक कारणों से नहीं होगा, ये सिर्फ पानी के लिए हो जाएगा, ये जो लोग कहते हैं उसमें संभव हो सकता है। क्योंकि आजकल जो लोग जिस तरह बर्ताव कर रहे हैं, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, हवा पानी प्रदूषित हो चुके हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं उसमें कोई भी गैर नहीं, ये संभव भी हो सकता है। विश्व युद्ध जो है वो पानी के लिए हो सकता है। फिलहाल यहाँ हम पर्यावरण प्रदूषण के सिर्फ पहलू की चर्चा कर रहे हैं, और वो है ओजोन विघटन का संकट। यानी ये जो विश्व युद्ध पानी के लिए या प्रदूषण की वजह से हवा पानी में जो अशुद्धता है, उसके वजह से तो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। लेकिन हम तो यहाँ सिर्फ दूसरी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ हम ओजोन विघटन का संकट, इसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यहाँ सवाल समुची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। प्रश्न उठता है कि ये ओजन है क्या? छात्रों, यह ओजन है वो क्या है, इसका सवाल उठता है। क्योंकि हम अन्य जो समस्या है, पानी, हवा, इसकी समस्या तो हमने बोल दी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो विश्व युद्ध पानी के लिए हो जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन हम यहाँ चर्चा करने वाले ओजन विघटन का संकट, यानी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये ओजन में विघटन हो रहा है, ओजन को हानि पहुंच रही, क्षति पहुंच रही है, उसका विघटन हो रहा है, उसकी हम चर्चा कर लेंगे। आपको पता है कि कई जो राष्ट्र है उसमें इस ओजन के वजह से कई लोग उस राष्ट्र को छोड़कर दूसरी जगह चले जा रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के जो लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि वहाँ ओजन का विघटन, उसको क्षति पहुंच रही, इसलिए वहाँ का माहौल, वहाँ का तापमान ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है और लोगों को उसकी तकलीफ हो रही है, इसलिए लोग अपना देश छोड़कर भी जा रहे हैं। तो हमें चर्चा सिर्फ इसकी करनी है, ओजन के विघटन का संकट है उसकी चर्चा करनी है। अगर इस तरह ओजन का विघटन होगा, उसको क्षति पहुंचेगी, हानि पहुंचेगी, तो एक दिन विश्व ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए ओजन को बचा कर रखना है, क्योंकि ये ओजन है, भले ये हानिकारक है, मनुष्य के लिए ठीक नहीं, लेकिन यही ओजन जो है हमें बचाता है, हमें हमारा संरक्षण कर देता है। क्योंकि ये ओजन जो है हमारे ऊपर एक वलय जैसा बना हुआ है, या पृथ्वी से या जमीन से 15-20 किलोमीटर के ऊपर वो ये ओजन रहता है। जो सूर्य की किरणें, उस किरणों को वो रोक देता है, हमें तक आने नहीं देता, लेकिन हमारे वजह से उस ओजन को क्षति पहुंच रही है, उसको नुकसान पहुंच रहा है, उसको हानि पहुंच रही है। तो उसे रोकना ये हमारा काम है, और हमें संकल्प करना है कि ओजन की क्षति को, हानि को रोकना है। तो आज हम ओजन विघटन के संकट और ओजन क्या है इसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। पिछले कई वर्षों से पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यह सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। प्रश्न उठता है कि यह ओजन है क्या, ये कहाँ स्थित और उसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसा हो रहा है, ओजन विघटन के खतरे क्या क्या हैं, और यदि यह खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं, और इससे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं, यानी सावधानी की तरह से कुछ कदम उठा रहे हैं हम। यानी ओजन है क्या, ओजन के खतरे, विघटन के खतरे क्या हैं, ये कहाँ होता है और ओजन क्या है, ये इसकी हम पूरी जानकारी ले लेंगे। और इसको रोकने के लिए, विघटन को रोकने के लिए हम सावधानी क्या बरत रहे इसकी तरफ भी हमको ध्यान देना। तो ओजन क्या है? देखो, ओजन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ये गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वास नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है।
लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करते। यानी ओजोन ये जो है एक प्रकार की गैस है, लेकिन मानव जाति के लिए हानिकारक है। वो मनुष्य के शरीर में जाने की वजह से जलन होता है, लेकिन यही गैस, ओजोन जो गैस है वह हमारी रक्षा भी कर देते। उसके वजह से हमारे यहाँ जीव जंतु जो है वह सुरक्षित रहते। उसे अगर हानि पहुंचा दी गई तो एक दिन सृष्टि का नाश होना निश्चित है। ये ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। यानी ये गैस अगर नहीं रहती तो धरती पर जीवन फल फूल नहीं सकता था। इस ओजोन के वजह से वह धरती पर जीवन पल रहा है, हम लोग सुरक्षित है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। यानी ये लहर है ऊपर 15-20 किलोमीटर ऊपर, ऐसे ये लहर है और वह ऊपर के ऊपर उनको झेल लेते हैं और मनुष्य या सृष्टि के जीव जंतु है वह सुरक्षित रहते। ओजोन की सबसे ज्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते। जैसे कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह के किरणें होते हैं। इसमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्घ्य की किरणें होती है। ये किरणें काफी घातक होती है क्योंकि इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। यानी ये जो किरणें जो है वो ज्यादा तीव्र होती है। वही किरणें अगर ओजोन को विघटन हुआ या ओजोन को क्षति पहुंचाई या उसको हानि पहुंचाई तो यही किरणें जमीन तक आ सकते हैं, मनुष्य तक आ जाते हैं, जीव जंतु तक आ सकते हैं और उनके लिए, मनुष्य के लिए वो हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए ओजोन को संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है और हम संकल्प करें कि हम ओजोन को सुरक्षित या संभाल कर रख देंगे, क्योंकि यह मनुष्य जाति के लिए, सृष्टि के जीव जंतु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में सिर्फ हम इतना देख लेंगे, लेकिन कुछ कृतियां हम देख लेंगे। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। सांजाल पूर्ण कीजिए। सौर विकिरण में ये किरणें पाई जाती है। सौर विकिरण में ये किरणें पाई जाती, कौन कौन सी? दृश्य प्रकाश, अविरत किरणें, पराबैंगनी किरणें, ये किरणें पाई जाती है। उत्तर लिखिए। ओजोन गैस की विशेषता बताइए। 2 विशेषता बताने के लिए कहा है। एक, ओजोन गैस नीले रंग की होती है। ओजोन गैस कौन से रंग की होती है? नीले रंग की होती है। दूसरा, ये प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यानी गैस से मानव के लिए हानिकारक होती है, लेकिन ये जो किरणें, सूर्य की जो किरणें, उनको ऊपर ही रोक देती है, यानी मनुष्य तक आने नहीं देती किरणें। निम्नलिखित शब्दों के लिए परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। भयानक, भयावह, महत्वपूर्ण, अहम, अप्रभावित, अच्युति, संपूर्ण, समुची। कृति 2, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द परिच्छेद में ढूंढकर लिखिए। अनिल, हवा, नीर, पानी, जगत, दुनिया, निर्मल, समुची। यानी इस तरह इस परिच्छेद पर इतनी ही कृतियां हैं। तीसरी जो है अभिव्यक्ति, ध्यान से देखें। बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के उपाय विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। यानी ये आपको लिखना है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी जो है दूसरे लेक्चर में, दूसरे भाग में हम देख लेंगे। धन्यवाद।